तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका हम स्वागत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरिज्म अप्रोच टू लर्निंग, कि बिहेवियरिज्म का क्या अप्रोच है लर्निंग को लेकर। व्यवहारवाद क्या दृष्टिकोण रखता है सीखने के परिप्रेक्ष्य में या सीखने को लेकर, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है आपकी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी अभ्यर्थी दे रहे हैं 2024 में, उनके लिए ये क्लास है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका पेपर कितने तारीख को होना है। ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसके हिसाब से मैं क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगा। तो ये आप पहले कर लीजिएगा, इसके बाद अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसके साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी कोई क्लास अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक वहाँ पे शेयर करता हूँ। और आपके यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस की कोई भी ऑथेंटिक अपडेट या फिर एग्ज़ाम को लेकर कोई नोटिफिकेशन भी आएगी तो उसकी भी अपडेट मैं आपको वहीं पे देता हूँ पीडीएफ के माध्यम से। जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो पीडीएफ मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे आपको भेज देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल की। यहाँ पे बहुत कम फॉलोवर हैं, ये मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ। थोड़ा ज्वाइन होकर यहाँ पे फॉलोवर आप बढ़ा दीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद क्या दृष्टिकोण रखता है सीखने को लेकर। सीखना कैसी प्रक्रिया है, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, व्यवहारवाद का इस पर क्या कहना है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म है, वो अधिगम को कैसी प्रक्रिया मानता है, कि अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, अधिगम के विषय में क्या कहता है, वह अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से देखता है। तो यानी इसका अप्रोच हम देखेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या कहता है लर्निंग को लेकर इसका क्या क्या मानना है, क्या चीज़ ये लर्निंग के संबंध में कहता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। आप लोगों के पास जितना भी समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे, इसी चैनल पे आपको PYQ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, उनको पूरा सॉल्व कर लीजिए। MG KVP का भी PYQ मैंने सॉल्व कराया था, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके सब सिमिलर ही होते हैं तो आपको काम देंगे। तो PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ ही जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है आपकी साइकोलॉजी वाली, उसको पूरा देख लीजिएगा, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका मेजर पार्ट साइकोलॉजी से ही पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन। अगर आपको कभी मन करता है कि मन आपका पढ़ने का नहीं करता है, आप पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं और जब एग्ज़ाम आता है 1-2 दिन तो आपको पढ़ने को होता है, तो अभी तो आपके पास बहुत समय है, पढ़ाई कीजिए। जब भी आपका मन पढ़ने के विपरीत हो, तो आपको लगे कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल पे रील्स वगैरह देख रहे हैं और पूरा दिन गुजर जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी जीवन ऐसा होता है कि इस जीवन में हम कई बार गिरते हैं और गिर के उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी का नेचर होता है, जो स्टूडेंट का नेचर होता है, वो कभी गिरा हुआ नहीं रहता है। जब भी गिरता है उठ खड़ा होता है, यही उसकी प्रकृति होती है। तो जब भी आपको वर्थलेस की फीलिंग आए, आपको लगे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं, या फिर जो हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे उस लक्ष्य के प्रति हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप से मैं कुछ पंक्तियां बता रहा हूं, उसको कहिए और तुरंत उठ खड़े होइए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यवहार करना शुरू कीजिए। आपको अपने आप से कहना है, ये मैंने अवध ओझा सर हैं हिस्ट्री के टीचर, मैंने उनसे सुना है। ओरिजिनल लाइन किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है। आप अपने आप से कहिए जब भी आपको वर्थलेस की फीलिंग आए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे,
वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि सब कुछ हार गए, फिर भी अभी कुछ तो बचा होगा, सब कुछ नहीं हारे हैं, कुछ तो बचा होगा। आपके पास एक अदम्य साहस है, इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति क्या है कि नहीं, हमको एमएड का एक सीट पाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। यानी आपको कोई झुका नहीं सकता, आप किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो। जब झुकने के लिए तैयार नहीं है तो पढ़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आज से, अभी से। जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोटिवेशन की देखिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आज जब विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो हम लोग भटक जाते हैं। मोबाइल में बहुत कुछ होता है हमें भटकाने के लिए, तो इसलिए मैं अपने क्लास में थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए बिहेवियरिज्म क्या है, इस पे एक लेक्चर और है जिसमें कि मैंने बिहेवियरिज्म के बारे में बताया है। वो लेक्चर का नाम होगा आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसमें जितने भी साइकोलॉजी के स्कूल्स थे, संप्रदाय थे, वो सारे मैंने पढ़ाया है। तो उसमें बिहेवियरिज्म भी पढ़ाया है, लेकिन आज हम बिहेवियरिज्म को लर्निंग के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि अधिगम के परिप्रेक्ष्य में बिहेवियरिज्म क्या कहता है, कि अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, अधिगम के विषय में इसका क्या मानना है। तो देखिए बिहेवियरिज्म क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है। मनोविज्ञान का अपना एक अलग संप्रदाय है। डॉक्ट्राइन ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के द्वारा ये निर्देशन के सिद्धांत देता है, निर्देशन के सिद्धांत देता है। बिहेवियरिज्म के कुछ सिद्धांत हैं जिससे कि हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने का एक माध्यम है बिहेवियरिज्म। जैसे कि आप बिहेवियरिज्म के अंदर लर्निंग की कुछ थ्योरी पढ़े होंगे, पैवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसपे वो कुत्ता पे, डॉग पे प्रयोग करते हैं। उसमें वो डॉग के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि डॉग कैसा व्यवहार करता है। थांडाइक बिल्ली के व्यवहार पे फोकस करते हैं। स्किनर चूहा या कबूतर, उनके दो प्रयोग हैं, तो चूहा के व्यवहार पे, कबूतर के व्यवहार पे फोकस करते हैं कि वो किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। तो बिहेवियरिज्म यही होता है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि व्यवहार क्या है, कैसा है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। और कैसा व्यवहार, जो बाहर दिख रहा है, अंदर जो चल रहा है, उस व्यवहार की बात नहीं हो रही है। बिहेवियरिज्म कहता है कि जो हमें दिखेगा हम तो वही मानेंगे। तो ये जो सामने से व्यवहार दिखता है उसकी बात करता है, उसका अध्ययन करता है। देखिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन हम बिहेवियरिज्म के अंतर्गत करते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या संबंध है, बिहेवियरिज्म इसकी भी बात करता है। जब हम बिहेवियरिज्म को लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ये बात करता है। ये कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो संबंध है वही अधिगम है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के संबंध का परिणाम ही अधिगम है, ऐसा बिहेवियरिज्म मानता है। तो जब भी हम बिहेवियरिज्म की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि उद्दीपक और अनुक्रिया जरूर होगा। बिना उद्दीपक और अनुक्रिया के हम अधिगम नहीं करा सकते, और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध भी होगा, और उसी के आउटपुट, उसी का जो आउटपुट होगा वही लर्निंग होगा। ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअलिटी जानने की कोशिश करता है, यानी कि मनुष्य है जो, या फिर जो एनिमल है, किसी भी जीव के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से, मतलब उसका इंडिविजुअल रूप से कैसा व्यवहार है, किस प्रकार के व्यवहार वो करता है, ये चीज़ का अध्ययन बिहेवियरिज्म जानने की कोशिश करता है। मेथड ऑफ कंडीशनिंग का प्रयोग करके व्यवहार को जानने के लिए बिहेवियरिज्म का हम प्रयोग करते हैं। बिहेवियरिज्म के अंदर क्या होता है कि मेथड ऑफ कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनिंग के थ्रू मानव के अंदर जितने भी प्रकार के बिहेवियर एक्वायर मानव ने किया है, चाहे वो कॉग्निटिव लेवल पे हो, कॉग्निटिव लेवल पे हो, अफेक्टिव लेवल पे हो, जितने भी प्रकार के व्यवहार में उसके परिवर्तन आए हैं उसको हम बिहेवियरिज्म के थ्रू जान पाते हैं। और जानने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मेथड ऑफ कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप पेवलॉव का
पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़े होंगे, मैंने इसको पढ़ाया है, तो उसमें देखे होंगे कि कुत्ते के व्यवहार को कैसे परिवर्तन किया जाता है। पहले उसे भोजन दिया जाता है तो उसका लार आता है, फिर इसके बाद घंटी बजाया जाता है तो उसका कुछ नहीं होता है, खाली कान खड़ा होता है। लेकिन घंटी बजा के तुरंत उसको भोजन दे दिया जाता है, फिर घंटी बजा के तुरंत उसको भोजन दे दिया जाता है। तो एक बार ऐसा स्थिति आता है कि सिर्फ घंटी बजाया जाता है तो उसके मुंह से लार आ जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि कंडीशनिंग करा दिया जाता है, घंटी का किसके साथ, उसके लार के साथ। तो कंडीशनिंग के थ्रू व्यवहार को जानने की कोशिश होती है, बिहेवियरिज्म ये बोलता है। कंडीशनिंग मतलब इसका मेन की पॉइंट है। पैवलोव ने जो प्रयोग किया था डॉग के ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसमें हम पढ़े थे, उसके प्रयोग के आधार पे, उसके प्रयोगों का रेफरेंस लेकर जॉन बी वॉटसन, जे.बी. वॉटसन ने सेम एक्सपेरिमेंट बच्चे पे किया। पैवलोव ने एनिमल पे प्रयोग किया था, लेकिन उसी का रेफरेंस लेके जे.बी. वॉटसन, जिसको कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी बोला जाता है, व्यवहारवाद के जनक के रूप में जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है तो आपको जे.बी. वॉटसन पे ही टिक लगाना है। तो जे.बी. वॉटसन ने क्या किया कि जो पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसका रेफरेंस लिया और सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने बच्चे के ऊपर किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक कंक्लूजन पे आए, और उनका कंक्लूजन क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या था प्रयोग के बाद, कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। वो क्या बोले प्रयोग करने के बाद, कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आप जो बोलिएगा वो बना दूंगा। तो ये किस आधार पर वो बोले? वो बोले कि मैं उसके साथ ऐसी कंडीशनिंग कराऊंगा कि मैं उसके व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाहता हूँ वो मैं ला के दिखा दूंगा। जैसे कुत्ते के व्यवहार में परिवर्तन लाया गया था, घंटी को बजाने से ही उसके मुंह से सलाइवा आ जाता था। तो उस प्रकार से उसी के आधार पर ये बोले। इन्वायरमेंट के बेस पे भी बोले कि बच्चा, जैसे एक बच्चा है, वो जैसे ही जन्म लेता है तो उसको हम इन्वायरमेंट देंगे, और उस इन्वायरमेंट में उसके कंडीशनिंग कराएंगे अलग अलग चीज़ों के साथ, और उसके द्वारा उसको हम कुछ भी बना सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। और उन्होंने जो बच्चे पे प्रयोग किया था उस प्रयोग का नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, उनके प्रयोग का नाम है। इसके बाद 1926 में उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या बोले कि 12 बच्चे मुझे स्वस्थ दे दीजिए जो अभी अभी जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ कंडीशनिंग एंड इन्वायरमेंट के थ्रू। मैं उनका कंडीशनिंग कराऊंगा अलग अलग चीज़ों से, और उस कंडीशनिंग के थ्रू उनके व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा, अलग अलग प्रकार के उनको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दूंगा, और उसके थ्रू मैं बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ। उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, लॉयर बना सकता हूँ, आर्टिस्ट बना सकता हूँ, मर्चेंट चीफ बना सकता हूँ, बीगर या थीप भी बना सकता हूँ, भिखारी या चोर तक बना सकता हूँ। चाहे बच्चे की जो आनुवंशिक विशेषताएं हों उसमें निहित हों, उसे हटाते हुए मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन क्या बोलते थे कि बच्चे के अंदर हेरिडिटी, आनुवंशिकता से जुड़े कोई भी क्वालिटी हो, वो कोई मैटर नहीं करते, मैं उसे इन्वायरमेंट के माध्यम से, कंडीशनिंग के माध्यम से कुछ भी बना सकता हूँ और हेरिडिटी को हटा सकता हूँ। तो ये उनका मानना था। तो यानी वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को महत्व नहीं देते थे, जो पेरेंट जीन्स होते हैं उनको महत्व नहीं देते थे। तो ये सब अहम बात, मतलब कि ये सब मुख्य बातें हैं बिहेवियरिज्म से संबंधित। ये सब आपको याद रखनी है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे देता है। हेरिडिटी को महत्व नहीं देता है आपका बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, वो इन्वायरमेंट को महत्व देता है। उसका कहना है कि अगर बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाया जा सकता है। ये मानना है आपका बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाता है, किस मेथड के द्वारा लाता है, तो वो कंडीशनिंग करा के लाएगा। जैसे कि आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग देख सकते हैं, फिर थॉर्नडाइक का देख सकते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, उसमें प्रैक्टिस रिपीटेशन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ड्रिल, एक्सरसाइज, रिवॉर्ड दे के भी स्किनर का जब आप थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे तो उसमें रीइंफोर्समेंट दे के उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो जो बिहेवियरिज्म है वो ये कहता है कि यदि हमें किसी भी प्राणी या जीव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो रहेगा कंडीशनिंग,
प्रैक्टिस, रिपीटेशन, ड्रिल, एक्सरसाइजेज, रिवॉर्ड, ये सब मेन की पॉइंट हैं जो कि बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो जब भी बिहेवियरिज्म की बात होगी कि बिहेवियरिज्म के थ्रू यदि हमें लर्निंग करानी है तो हम कैसे कराएंगे, कंडीशनिंग करा के कराएंगे, प्रैक्टिस करा के कराएंगे, रिपीटेशन करा के कराएंगे, ड्रिल एक्सरसाइजेज करा के कराएंगे, रिवॉर्ड देके या रीइंफोर्समेंट देके उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, ये क्लास आपको तब और अच्छे से समझ आएगा जब आप लर्निंग की सारी थ्योरी पढ़ने के बाद इस क्लास को देखेंगे। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मैंने जो बिहेवियरिज्म पढ़ाया है उसको भी देख लीजिएगा और बाद में यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा बेस्ट आपको समझ आएगा। प्लेलिस्ट में सीरीज से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अगर आप सीरीज से देख रहे हैं तो ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, या आपने पहले लर्निंग की थ्योरी पढ़ रखी है तो भी आपको समझ आ जाएगा, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे आपस में। अदरवाइज आपने लर्निंग की थ्योरी नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक, नेचर ऑफ लर्नर, बिहेवियरिज्म जो है वो लर्नर का नेचर कैसा बताता है कि लर्नर को क्या बताता है, तबुला रासा। तबुला रासा क्या होता है, यानी ब्लैंक स्लेट। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट के समान होता है। किसके समान होता है, ब्लैंक स्लेट के समान होता है। ब्लैंक स्लेट के समान होता है यानी कि कोरा कागज के समान होता है। इन्वायरमेंट एंड कंडीशनिंग के थ्रू हम उसमें कुछ भी भर सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं, यानी बच्चे को हम कुछ भी बना सकते हैं, ये चीज़ कहा जाता है। तो अगर लर्नर के नेचर की बात हो तो बिहेवियरिज्म बोलता है कि बच्चा क्या है, ब्लैंक स्लेट है। इन्वायरमेंट का बहुत रोल है, अगर इन्वायरमेंट उसको हम देते हैं जो हम उसको बनाना चाहते हैं तो वो हम उसको बना सकते हैं, उसके व्यवहार में वो चीज़ परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार हेरिडिटी का कोई भी रोल नहीं मानता है लर्नर के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बिहेवियरिज्म। तो ये चीज़ आपको समझना है। आगे क्या है, बिहेवियरिज्म बोलता है कि सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग। वो क्या बोलता है कि अगर एनिमल पे हम कोई प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल पे कोई प्रयोग करते हैं और उसका आउटपुट यदि ठीक आता है, वो प्रयोग से उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कर लेते हैं, तो सेम प्रयोग हम ह्यूमन के ऊपर भी कर सकते हैं। वो चीज़ अप्लाई उस पर हो जाएगी और उसका भी जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो भी सेम ही वैसा ही आएगा। तो ये सिमिलर मानते हैं ह्यूमन और एनिमल के लर्निंग को कि दोनों जो हैं अधिगम एक ही प्रकार से करते हैं, दोनों को हम कंडीशनिंग करा के प्रैक्टिस रिपीटेशन के माध्यम से हम लर्निंग करा सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था वो कैट पे प्रयोग किए थे, इसके बाद उन्होंने चिकन्स पे भी प्रयोग किए हैं, आपने पढ़े नहीं होंगे, रेट्स पे भी किए हैं, तो वो आपको पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि ये फेमस नहीं है। कैट वाला फेमस है थॉर्नडाइक का। इसके बाद पैवलोव ने डॉग के ऊपर प्रयोग किया था, स्किनर ने रैट और पिजन दो पे प्रयोग किया था। तो इन्होंने पूरा एनिमल पे ही प्रयोग किया था सब ने, लेकिन इनका जो इम्प्लीकेशंस है वो या इनका जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इनके थ्योरी का, वो आज आप देखते होंगे क्लासरूम में किया जाता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। तो यही बिहेवियरिज्म बोलता है कि अगर एनिमल पे कोई हम एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसका आउटपुट अच्छा है तो उससे एक्सपेरिमेंट को हम सेम ह्यूमन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ काम करेगी। तो ये चीज़ बोला जा रहा है। इसके बाद बिहेवियरिज्म जो है वो फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब क्या कि जो मनुष्य के व्यवहार में सामने से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो उसके मन के अंदर में बसा है या जो उसकी दमित इच्छाओं में बसा है, उसको जानने के लिए ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है बिहेवियरिज्म आपका। तो यानी जो बिहेवियरिज्म है वो इंटरनल बिहेवियर में कोई रुचि नहीं रखता है, उसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। ये एक्सटर्नल बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है जो मनुष्य के सामने से व्यवहार में दिख रहा होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, उसने छक्का मारा, फिर चौका मारा, फिर 2 रन बना लिए, तो जो चीज़ दिख रहा है उसका अध्ययन खाली करेगा। उसके मन में है कि आज तो मैं हराऊंगा, तो उसके मन का अध्ययन करने नहीं जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो बिहेवियरिज्म है, जो व्यवहारवाद है, वो चेतन अवस्था का अध्ययन करता है, अचेतन अवस्था का अध्ययन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पकड़ेंगे, ये सब मुख्य बातें हैं जो आपको एग्जाम में घुमा देती हैं और आप आंसर नहीं कर पाते हो जल्दी। ठीक, इसके बाद क्या है दोस्तों, जो बिहेवियरिज्म है उसका एक और कहना है कि बिहेवियरिज्म एज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म।
ये क्या बोल रहा है कि जो बिहेवियरिज्म है या जो व्यवहार होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया का मैकेनिज्म होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं तो स्टिमुलस और रिस्पांस के थ्रू ही हम लाते हैं। जैसे कि आपने अगर क्या कहते हैं पावलोव का थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे, पहले वो कुत्ते को स्टिमुलस दिखाते हैं फिर वो रिस्पांस करता है। वहीं अगर आप क्या कहते हैं कि स्किनर वाला थ्योरी पढ़े होंगे तो स्किनर वाले में क्या करता है, पहले रिस्पांस करता है, बाद में उसको स्टिमुलस मिल जाता है, फिर वो वही रिस्पांस करता है, फिर उसको स्टिमुलस मिल जाता है और उसको लर्निंग हो जाता है कि अगर ये रिस्पांस करेंगे तो ये स्टिमुलस मिलेगा। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के माध्यम से लर्निंग कराया जाता है। तो जो बिहेवियरिज्म है वो स्टिमुलस और रिस्पांस का क्या है, स्टिमुलस और रिस्पांस का मैकेनिज्म है। स्टिमुलस और रिस्पांस का जो मैकेनिज्म है इसमें मेथड ऑफ कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में कंडीशनिंग कराई जाती है कि स्टिमुलस हम दिखाएंगे सब्जेक्ट को तो उस प्रकार का रिस्पांस करेगा, इस प्रकार का कंडीशनिंग बनाया जाता है। ठीक ना। इसके बाद आगे क्या है, आगे आपका है बिहेवियरिज्म डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियरिज्म ये भी बोलता है कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान की भी उपाधि देता है मनोविज्ञान को बिहेवियरिज्म। और ये किस बेस पे देता है, ये इस बेस पे देता है कि आप देखते होंगे आज साइंस के क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी ड्रग या दवा बनती है, कोई भी ड्रग या दवा बनती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना की ही दवा बनी थी, तो उसको मनुष्यों को कब दिया जाता है, उस दवा को पहले उसका टेस्ट एनिमल पे होता है उस ड्रग का, और उस ड्रग का जब एनिमल पे टेस्ट होता है एनिमल को कोई हानि नहीं होती है और वो ठीक भी हो जाता है, सही रहता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट वैसा हार्मफुल नहीं होता है, तब जाके उसको मनुष्यों पे उसको ट्राई किया जाता है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो बिहेवियरिज्म है वो साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में देखता है। एनिमल पे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि रिजल्ट क्या है, अच्छा आया है, हमारे अकॉर्डिंग आया है, तो फिर हम उसको ह्यूमन पे अप्लाई कर देते हैं और ह्यूमन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो भी हमको रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। तो ये चीज़ मतलब साइंस में जिस तरीके की प्रक्रिया को आज हम करते हैं दवा बनाने के लिए और दवा का टेस्ट करने के लिए, सेम वही प्रक्रिया बिहेवियरिज्म में साइकोलॉजी में भी किया जाता है। साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, पहले थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, बिल्ली क्या हमारा एनिमल है, उससे क्या पता चला कि व्यवहार में परिवर्तन हम कर सकते हैं अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से, इसके द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो सेम चीज़ को आज हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और हमको रिजल्ट भी वही मिलता है, जो बिल्ली के व्यवहार में जिस तरीके से परिवर्तन आ गया था उसी प्रकार बच्चों के भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से साइंस है उसी प्रकार से मनोविज्ञान भी एक प्रकार का साइंस है। बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आती हैं वो आपके कुछ थ्योरी हैं जिनका कि नाम आपसे पूछ लेता है कि ये थ्योरी किसने दिया है या इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत जो ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ईएल थॉर्नडाइक का जो जीवन काल है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इनका कभी कभी जीवन काल भी पूछ देता है आपका सीयूईटी पीजी वाले एग्जाम में। इसके बाद थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को इवान पावलोव ने दिया था और थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने दिया था। फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग को ईआर गुथरे ने दिया था। हल सिस्टेमैटिक बिहेवियर थ्योरी को क्लर्क यल हल यानी सीएल हल ने दिया था। इसके बाद गैगनेज थ्योरी ऑफ लर्निंग को रॉबर्ट एम गैगने ने दिया था। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एक और है जो कि जेबी वॉटसन बच्चे पे प्रयोग किए थे, तो अगर जेबी वॉटसन का भी पूछा जाता है तो आप बताएंगे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था आपका लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने एक बच्चे पे प्रयोग किया था पावलोव का रेफरेंस लेके। ये चीज़ है, तो ये सारे नाम आप याद रख लीजिएगा। इनमें से कुछ थ्योरी तो मैंने पढ़ा रखी है तो उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी मैंने पढ़ा दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी मैंने पढ़ा दिया है।
ये थ्योरी मैंने नहीं पढ़ा है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूअस, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम मिलेगा इसको भी पढ़ा दूंगा। सीएल हल का भी नहीं पढ़ाया है, तो ये नीचे वाले इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो 3 इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बिहेवियरिज्म के अंतर्गत जो लर्निंग की थ्योरी आती है। इसके बाद बिहेवियरिज्म क्या बोलता है कि कंडीशनिंग एंड इन्वायरमेंट के थ्रू व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना है तो उसका हम कंडीशनिंग कराएंगे और उसको उस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे तो हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आगे क्या बोलता है ये, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज को कनेक्शनिस्ट थ्योरीज भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कनेक्शनिज्म या कनेक्शनिस्ट थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप बिहेवियरिज्म से उसको लिंक करके एक्सप्लेन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आंसर कर दीजिएगा। ठीक, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को क्यों कनेक्शनिस्ट थ्योरी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें कनेक्शन दिखता है। स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच जो कनेक्शन होता है उसके आउटपुट को ही हम लर्निंग बोलते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच के कनेक्शन के बेस पे ही बिहेवियरिज्म को कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको संयोजनवाद भी बोला जाता है, व्यवहारवाद भी बोला जाता है। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में जो संयोजन दिखता है उसी के बेस पे ये बोला जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग देखेंगे तो उसी में कनेक्शनिज्म शब्द का उपयोग किया गया है बिहेवियरिज्म के लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है बिहेवियरिज्म के अंतर्गत टीचर का जो रोल होता है वो इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने का होता है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का होता है, इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का होता है। ये सारा रोल टीचर का होता है क्योंकि इन्वायरमेंट से ही लर्निंग होती है, बिहेवियरिज्म ऐसा बोलता है। नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होता है, छात्र और शिक्षक का संबंध कैसा होता है, तो टीचर सेंटर्ड होता है क्योंकि जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का काम होता है वो पूरा टीचर के हाथ में होता है। वो जिस प्रकार का इन्वायरमेंट देगा बच्चा उसी प्रकार का गतिविधि करेगा, तो सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड क्या होता है, तो अगर बिहेवियरिज्म को हम टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करा के बच्चों को लर्निंग कराएंगे। ड्रिल, रिपीटेशन, कंडीशनिंग, हैबिट फॉर्मेशन के लिए उसको हम रीइंफोर्समेंट देंगे और उसके थ्रू उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यदि हम क्लासरूम में बिहेवियरिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन सभी मेथड का उपयोग हम करेंगे। इसके बाद एक लाइन में यदि पूछे कि बिहेवियरिज्म का सर निष्कर्ष क्या है, तो बिहेवियरिज्म का निष्कर्ष है इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग, वातावरण ही सब कुछ है। यानी हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। कुछ भी व्यवहार में परिवर्तन लाना है बच्चे के तो इन्वायरमेंट के थ्रू हम ला सकते हैं। उसको उस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे और इन्वायरमेंट देने के बाद कंडीशनिंग, रिपीटेशन, एक्सरसाइज, ड्रिल, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यही बिहेवियरिज्म का सार है। एक्सटर्नल बिहेवियर का अध्ययन करता है, इंटरनल का नहीं करता है। तो यही कुछ मेन की पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं और इसी के हिसाब से बिहेवियरिज्म के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक, अगर इसमें आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पुराने वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, उसको देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ आप समझिए। ठीक, कंडीशनिंग, यदि आपको एक वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा तो कंडीशनिंग देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। कंडीशनिंग माने क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस और एक तरफ क्या है, रिस्पॉन्स। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले स्टिमुलस दिखाते हैं या उसके सामने रख देते हैं, तो वो उस स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स करता है, तो ये दोनों में जो संबंध है इसी के माध्यम से भाई रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करते करते उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध है उसी को कंडीशनिंग बोला जाता है और यही कंडीशनिंग करा के उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो कंडीशनिंग ये चीज़ है। बाकी आप लर्निंग के थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल का कंडीशनिंग वाला, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखिएगा तो आपको कंडीशनिंग ये चीज़ समझ आ जाएगी अच्छे से। कंडीशनिंग को हिंदी में अनुबंधन बोलते हैं, दो चीज़ों के बीच में जो संबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। ठीक, तो चलिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिस सेशन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन की भी प्लेलिस्ट है, सारा प्रैक्टिस सेशन देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। लास्ट चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को है, आप किस यूनिवर्सिटी से अप्लाई किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम और एग्ज़ाम का डेट, ये दोनों ज़रूर लिखिएगा। उसी के हिसाब से क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासेस की स्पीड बढ़ाएंगे, ये सब उसी के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक।